हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का काशी हिंदी संस्थान में स्वागत है। और हिंदी साराकाश उपन्यास में आज उत्तरार्ध पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। ध्यान दें, उत्तरार्ध भाग में सुबह सुबह का मतलब यह होता है बच्चों कि जीवन में एक नई रोशनी, एक नई आशाओं के साथ, एक नए सुख के साथ जीवन को आगे बढ़ाना। तो हर दुख के बाद सुख का आगमन होता है। तो सारा आकाश उपन्यास के जो नायक और नायिका हैं, समर और प्रभा, उनके जीवन में अब से एक नई शुरुआत हुई है। अब तक इन दोनों बेचारों ने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा कष्ट किया, दोनों में काफी दूरियां थीं। साल डेढ़ साल के बाद अब बातचीत शुरू हुआ है। तो वाकई अब इनका जीवन प्रेम के रंग में रंग जाता है और अब यहीं से नई शुरुआत प्रारंभ होने जा रही है। दोनों का सुखमय जीवन का आनंदमय जो हिलोरे हैं वह उत्तरार्ध में अब आप लोगों को मिलने वाली है। ध्यान दें, अब उत्तरार्ध में जो कहानी का जो शुभारंभ होता है, अब यहां से होता है कि दोनों में बातचीत शुरू होती है। आप लोग इसके पहले ये जान चुके हैं, मैंने अपने पहले वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दिया हूँ कि वहाँ रात में फिल्म देखने के बाद जब समर अपने घर पर आता है तो प्रभा के दुखों को समझ पाया। वो रो रही थी, उससे हाल समाचार पूछा तो उसके दुख को जानने के बाद दोनों एक दूसरे को समझ पाए, रात भर रोते रहे। अब इसके बाद उत्तरार्ध की कहानी शुरू होती है। तो सुबह होने पर प्रभा जो है उससे कहती है समर से पुष्प कार्ड लाने के लिए, क्योंकि प्रभा ने अभी तक कोई पत्र अपने माता पिता को नहीं लिख रही थी, अपनी सहेलियों को नहीं लिख रही थी, इसलिए कि जब तक यानी क्या बार बार नया समाचार दे, वो उसका पति उससे बात नहीं कर रहा था। तो बड़े मन में सोच रही थी जब उसका पति समर उससे बात करना शुरू करेगा, उसके जीवन में सुख का आगमन होगा, तभी वह अपने माता पिता, अपने सहेलियों को पत्र लिखेगी। इसलिए अपने पति समर को वह कहती है कि पोस्ट कार्ड ले आना। वह समर जो है दिवाकर के घर पर जाता है। ध्यान दीजिए, जाते समय उसके जीवन बड़ा सुखमय वातावरण था, आनंद ही आनंदमय वातावरण था। क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है, कष्ट में होता है, द्वेष में होता है, उसको प्रकृति के सुख भी समझ में नहीं आते, सामाजिक सुख भी समझ में नहीं आते। लेकिन व्यक्ति अगर सुखी होता है तो प्रकृति के सुखों को समझ पाता है। आज वह सुखी है, प्रसन्नचित है। वह दिवाकर के घर पर जाता है, वहां पर उसकी मुलाकात शिरीष से होता है। शिरीष से बातें, शिरीष बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और दिवाकर के घर से उसका अच्छा रिलेशन है, रिश्तेदार है। तो बराबर जब वह दवा के लिए आता है तो शिरीष दिवाकर के घर पर रुकता है। ध्यान दीजिए, पहले यह नया पात्र शिरीष कौन है इसके बारे में थोड़ा जान लो आप लोग। शिरीष के बारे में बता भी चुका हूं मैं, लेकिन शिरीष एक सरकारी क्लर्क है और वह समर से मिलता है। तो समर से उसकी बातें
धार्मिक मुद्दों पर और कई मुद्दों पर थोड़ी बातें होती हैं। इसके बाद शिरीष जो है बातचीत करने के बाद, परिचय लेने के बाद दिवाकर से अलग बुलाता है। दिवाकर को पोस्ट कार्ड लेता है और पोस्ट कार्ड को ला करके अपनी धर्म पत्नी प्रभा को देता है। इसके बाद दोनों जब रात में सोते हैं तो बातचीत शुरू होती है। तो बात में वो ये कहता है कि भाई क्यों बात नहीं की अभी तक, इतना दिन तक क्या बात थी दोनों के बीच में। तब वो सारी बात बताती है सुहाग रात वाली बातों को कि क्यों बात न होना, यानी वह अपना कारण बताई। एक तो सुहाग रात वाली दिन ही शामल की बहू अग्नि में, यानी वह आग लगाकर मर गई थी और थकी थी। यानी बच्चियों की जब शादी होती है तो 2-3 दिन से तमाम प्रकार के रीति रिवाजों में बेचारी बहुत थक गई थी और सब लोग अपरिचित थे, इसलिए वो थकी हुई थी, वो सो गई, बातचीत नहीं कर पाई, डरती भी थी। ये सब सारे कारणों को बताती है। इसके बाद फिर अब वह जब भी थोड़ा सा समय मिलता है तो वह अपने खास मित्र वह दिवाकर घर पर जाता है। अब उसके दिमाग में आ चुका था यह बात कि अब उसकी पत्नी बात करने लगी है, उसको रोजगार यानी कोई काम ढूंढना पड़ेगा। जब तक काम नहीं मिलेगा उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वह एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाता है, वहाँ देखता है काफ़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ है। तब उसको समझ में आता है कि काम मिलना, सरकारी नौकरी मिलना वाकई बहुत कठिन है उसको। और वहीं पर ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के बाहर एक सज्जन व्यक्ति से मिलता है। वही सज्जन व्यक्ति जो शिरीष थे, यानी शिरीष की मुलाकात कहीं कहीं 2-4 बार कहीं कहीं हो जाती है उसकी। जब वह काम से मिलने के लिए अपने मित्र दिवाकर घर पर जाता है, देखता क्या है, शिरीष वहां पर भी वही सज्जन व्यक्ति से मुलाकात होती है, पहचान होती है। ध्यान दें, शिरीष और समर में वहां पर सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक ताने बानों पर काफी चर्चाएं होती हैं। चर्चा होने के दरमियान बेचारा वह शिरीष जो है अपनी समस्याओं को बताता है कि उसकी एक बहन है और उसकी कम उम्र में शादी विवाह कर दिया गया, उसका पति उसको छोड़ दिया है, पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई, स्थिति इतनी गंभीर है, अपने पति की सोच में वह बीमार हो जाती है, उसको हिस्टेरिया रोग हो जाता है। उसी की दवा के लिए वह बार बार डॉक्टर के पास आता है और संडे को रुक करके फिर दवा लेकर जाता है, फिर मंडे को अपनी सर्विस को ज्वाइन करता है। इस तरह से बड़ा दुखी है शिरीष भी। लेकिन शिरीष कुल मिलाकर खुले विचार का है, आधुनिक विचारों का पोषक है। तो समर से यहां तक बात करता है कि अगर या तो मुकदमे में तलाक हो जाए दोनों का, वो अपनी शादी कर ले, उसकी बहन का जो पति है, और या इसकी मैं दूसरी शादी करवा दूं। तो समर को ये बात कम समझ में आती है। वो भी तर्क देता है कि इस तरह से आप कैसे भाई हो कि दोनों यानी पति पत्नी के बीच जल्दी तलाक का इंतजार कर रहे हो। चूंकि शिरीष प्रैक्टिकल व्यक्ति था, जब पति पत्नी के बीच में पति जब छोड़ दे, न पसंद करता हो या मारता पीटता हो अपनी पत्नी को, तो वहां तलाक हो जाना ही स्वाभाविक है। वो एक प्रकार से बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा था। और वो एक बात यह भी बतलाया कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जहां हर संपत्ति में, पिता की संपत्ति में भाई के समान बहन का भी हिस्सा होना चाहिए। के बाद भी समर भी वहां पर भी सामाजिक स्तर पर दोनों में तर्क भी होता है कि यह नियम ठीक नहीं है। अगर बहन हिस्सेदारी लेगी तब तो भाई वहां पर दोनों के बीच में झगड़े ज्यादा होंगे, तो ये बात उचित नहीं है। वहां बहन भाई का संबंध जो है
वो बिगड़ जाएगा। इस पर भी बड़ा सुंदर तर्क शिरीष देता है और उस तर्क को समर स्वीकार भी करता है। और इसके बाद ध्यान देने की बात है कि शिरीष समर की थोड़ा इस बात पर भी वो एक मजाक सा लेता है कि भाई शिक्षित व्यक्तियों को अपनी इन पुरानी परंपराओं में ज़्यादा दकियानुसी नहीं होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। क्या तुम अपनी शिखा वगैरह जो बढ़ा करके रखे हो, शिखा माने जो बाल छिलाने के बाद में सिर मुंडन कराने के बाद चोटी रखते हैं ना, उस चोटी को शिखा कहते हैं। उस चोटी के रखने पर वो मजाक लेता है। बाद में समर उससे प्रभावित होता है और अपनी उस शिखा को चोटी कटवा भी देता है और इस तरह से बातें दोनों के बीच में बातें होती रहती हैं। समर का जीवन बड़ा संघर्ष में चल रहा था कि घर वाले लोग नहीं चाहते थे कि वह उसको आगे पढ़ाएं लिखाएं और वह कॉलेज की जो एग्ज़ाम हुआ था, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में वह 2nd डिवीज़न पास हुआ, जबकि पूरा यानी दूसरा जो छोटा भाई था वो फेल हो गया। उसके फेल होने पर पूरे परिवार में दुख का वातावरण है। लेकिन समर के पास होने पर परिवार में सुख का आनंद का माहौल नहीं है। केवल समर के पास होने का सुख का आनंद तो समर को थोड़ा है, वह भी उतना सुखी नहीं, क्योंकि वो 1st डिवीजन की उम्मीद रखा था। भाई कोई अच्छा स्टूडेंट अगर अधिक मार्क्स का उम्मीद करता हो और रिजल्ट थोड़ा सा 2nd डिवीजन आ जाए तो उसको अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वह जब अलग से अपने मित्र दिवाकर को बुलाया, दिवाकर बताया कि भाई उसको जब तक काम नहीं मिलेगा, सर्विस नहीं मिलेगी तो उसकी पढ़ाई शायद नहीं हो पाएगी। तो इस बात को शिरीष भी सुना समझा। शिरीष ने उसको भी आश्वासन दिया कि नहीं, जॉब उसको मिलना चाहिए और उस बात को सीरियसली लिया शिरीष। अलग से भी शिरीष ने दिवाकर को समझाया कि नहीं, इसको अपने पिता से कह करके एक कोई सर्विस इसको दिलवा दो। तो बाद में दिवाकर ने अपने पिता से मिला, उसकी सर्विस की बात की, बात भी सर्विस पक्की हो गई। दिवाकर, ध्यान दें, शिरीष और समर दोनों ही अपने अपने अलग आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति हैं। दोनों में अध्यात्म को लेकर चर्चाएं होती हैं, काफ़ी चर्चा होती है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म कितना महान है। और शिरीष का जो पक्ष है कि वो कहता है कि अध्यात्म कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल होना चाहिए। यह नहीं कि हम साधना में गुफा में जाकर करके बहुत बड़ा ऋषि मुनि बन जाएं। राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अध्यात्म होना चाहिए। जैसे कि जो कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया, स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन, पूरा अध्यात्म समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए था। उसका उदाहरण भी वो दिया। और इधर जब वो अपने घर पर गया, घर से अपनी बात प्रभा को भी शिरीष के बारे में सारी बात बताया कि शिरीष किस तरह से बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और उसकी बातें बहुत प्रभावित की समर को। प्रभा भी बहुत खुश हुई। लेकिन जॉब के लिए वो बात कही कि देखो जाकर जॉब का क्या स्थिति है। जॉब के बारे में तो बात दिवाकर किया होगा अपने पिताजी से। तो फिर समर जो है वह दिवाकर घर पर आता है। दिवाकर उसको समाचार देता है कि नहीं, उसको सर्विस मिल गई है, 75 रुपया मासिक वेतन पर उसको शहर के दूसरे कोने में उसको जॉब मिल गया है। अब वो जॉब पर जाएगा। तो अब उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत जबरदस्त खुशी उसको मिली। तो कोई भी व्यक्ति हो जो जॉब खोजता है, खास करके बहुत ज़रूरत हो, घर की आर्थिक स्थिति ठीक न हो, ऐसी हालत में जॉब मिल जाने पर एक बड़ी खुशी होती है। और उससे भी खुशी उसकी पत्नी को होगी, स्वाभाविक भी है। तो अब उसको एक उम्मीद हो गई कि 75 रुपया मासिक वेतन उसको मिलेगा। जबकि भी जॉब की बात हुई है तो 20 रुपया अपने मित्र दिवाकर से
उधार भी ले लेता है कि यार मैं इसको बाद में तुमको दूंगा, तो 20 रुपया उधार लेता है कि अपनी पत्नी के लिए कुछ मार्केटिंग कर ले। एक धोती, धोती माने एक साड़ी। ध्यान दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी स्त्रियां अपनी साड़ी को भी धोती कहती हैं, इसलिए यहां पर साराकाश उपन्यास में धोती शब्द का प्रयोग आया है कि वह अपनी पत्नी के लिए धोती यानी एक साड़ी लिया है। और साड़ी के लिए ध्यान दीजिए, वह 12 रुपए में साड़ी खरीदता है, 8 रुपए बचा कर रख लेता है ताकि उसको कुछ दिन तक के लिए काम के लिए वो काम देगा वो पैसा। घर पहुंचने के बाद यानी वो साड़ी लिया, साड़ी लेकर जाकर के अपनी माँ को दिया। इसके बाद में वह सब कुछ उसका छोटा भाई देख लेता है, उसके लिए भी बवाल होता है। साड़ी वो प्रभा को मिलती है और प्रभा बताता है कि उसको नौकरी मिल चुकी है। प्रभा भी खुशी से मदमस्त हो जाती है और वह कहती तुम ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए मैं दुनिया का पूरा भी परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। यानी सुबह से उठ करके रात तक मेहनत करना, फिर भोर में उठ जाना, ये सब कुछ मेहनत करती है और फिर समर जो है सर्विस को ज्वाइन कर लेता है, जॉब करना शुरू करता है। यार थोड़े दिन भी नहीं बीते कि उसके मामा जी एक दिन घर पर आते हैं, चंदन जी, जिन्होंने कि घर में शादी विवाह प्राय कराते हैं। जैसा कि प्राय परंपरा यही है कि जो मामा लोग होते हैं शादी विवाह अधिक तय कराते हैं। तो चंदन जी उसके छोटे भाई अमर की शादी तय कराने के लिए घर पर आते हैं कि जो बात समर को अच्छी नहीं लगी कि अभी दिवाकर यानी भी अमर जो है परीक्षा में फेल हुआ है क्लास 10 में, और उसकी शादी जो अपने खुद पैरों पर न खड़ा हो और उसकी शादी की बात हो जाए तो ये ठीक नहीं है। इधर समर से और चंदन जी यानी मामा जी से बात भी होती है। चंदन जी को उसके पिताजी और माता जी ने समझा चुके थे कि यह जोरू का गुलाम बन चुका है, दिन दहाड़े अपनी पत्नी को प्रेम करता है, पूरा लाज शर्म खो चुका है। चंदन जी भी उसको समझाते हैं कि बेटा हमारी भारतीय संस्कृति है, थोड़ा पत्नी को दबा कर रखा करो वगैरह वगैरह, वो भी शिक्षा अपना देते हैं। इसके बाद परिवार में सब कुछ ठीक चलता रहता है। परिवार के सभी लोग यानी जो प्रभा की इज्जत नहीं थी, लेकिन समर के नौकरी लग जाने के बाद में सास और जो जेठानी थी बड़ी इज्जत और बड़ी उसको प्रेम भाव करने लगती हैं। क्यों? क्यों अब समर का जॉब मिल चुका है, उनको भी उम्मीदें बन चुकी थी घर में पैसा आएगा। ध्यान देने की बात, मुन्नी घर में नहीं है अभी। मुन्नी जो है वो अपने ससुराल जा चुकी है, क्योंकि उसका पति एक दिन आया था, वो नालायक पति उसको बहुत उनके पिताजी को समझाया और पिताजी अपने आन बान यानी अपने छत्रित्व के प्रभाव में कि हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए। और जबकि मुन्नी कहती रही कि पिताजी मुझको मत विदा कीजिए, अब जाऊंगी तो मैं शायद बच करके नहीं आऊंगी उस बदमाश के हाथ से, लेकिन ठाकुर साहब ने अपने उस पुत्र की बात को सुना नहीं और उसको विदा कर दिया था। तो इस तरह से समय बीतता गया और समर जो अपनी मेहनत से नौकरी करता रहा, प्रूफ रीडिंग करता रहा, प्रूफ रीडिंग का काम था। और लेकिन मन में उसकी उदासी थी कि मन में कोई उसके जॉब करते करते जो प्रसन्नता होनी चाहिए। शुरू में लगा कि नहीं काम में कुछ नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जॉब में काफ़ी निरस्ता है और सरसता नहीं है। एक दिन उसकी नौकरी छूट जाती है और बड़ा दुखी होकर के वह समाचार अपनी पत्नी को बताता है कि वो छत पर जाता है, बताता है कि उदास भाव से कि मेरी नौकरी छूट गई है, लेकिन मेरे घर वाले लोग मुझसे बड़ी उम्मीदें पाल रखे हैं, अब क्या होगा। प्रभा स्त्री हो तो ऐसी हो। प्रभा ने एक भारतीय नारी की तरह अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी थी। और ध्यान दीजिए, उसी पर वो एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह ही गांव में जानते हो मनिहारी आती हैं, यानी जो लोग चूड़ियाँ पहनाती हैं ना, चूड़ियाँ पहनाने वाली स्त्री वहाँ आती हैं घर में
वही स्त्रियों को चूड़ी पहनाती हैं। तो चूड़ी पहनाने वाली आती है, बड़ी बहू चूड़ी पहनती है, सास जी चूड़ी पहनती हैं, तो प्रभा को भी पुकारती हैं। कई बार पुकारने के बाद प्रभा चूड़ी पहन लेती है। जबकि समर ने मना किया था कि मेरी अभी, चूंकि वो दुखी था, उसकी नौकरी छूट गई है और दोनों में थोड़ा वाद विवाद भी हो गया था रात को, यानी अंधविश्वास को लेकर के। वह चूंकि पुत्र नहीं पैदा हो रहा था कई वर्षों से, तो वह एक पुड़िया जो है किसी अंधविश्वास में आकर पुड़िया पहन लिया था, उसको वह तोड़ देता है। तो बात थोड़ा बढ़ चुकी थी, दोनों के बीच में थोड़ा सा खटास हो चुकी थी और वो मना किया था कि चूड़ी तुम मत पहनना। लेकिन सास की बात और जेठानी की बात वह नहीं यानी उसको मान लेती है और चूड़ी वह पहन लेती है। चूड़ी पहन लेती है और चूड़ी पहन लेने के बाद में बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वह उसके हाथों को हिला देता है और हाथ हिला देने के बाद में यानी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सारी चूड़ी टूट कर बिखर जाती है। इस पर घर में बहुत बड़ा बवाल मचता है। ठाकुर साहब आते हैं और उसकी जबरदस्त पिटाई करते हैं, हो हल्ला करते हैं कि भाई उस जमाने में पिता जो होते थे बड़े ताकतवर होते थे। इन ताकतवर में उनकी पूरी मोनोपोली होती थी परिवार में, जॉइंट फैमिली में, या सास उनकी मोनोपोली होती थी। तो पिताजी पिटाई करते हैं। वो बड़ा उदास होता था, घर छोड़ने की बात सोचता है। घर छोड़ करके जैसे जाने का निर्णय लेता है, सुबह सुबह में उसको तार मिलता है कि मुन्नी मर गई। मुन्नी मर गई का तार पढ़ कर करके पिता को सुनाता है। वो तार पिताजी को दे देता है। इसके बाद घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद में रेलवे स्टेशन पर आता है। वहां पर वह बैठ कर तमाम कल्पनाएं करता है और गाड़ी आती, गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वह गाड़ी से उतरता है। गाड़ी से उतरने के बाद में वहां देखता है उसके अंदर तमाम कल्पनाएं उसमें उठती हैं कि वह घर से निकल चुका है। वहाँ यानी वो सोच रहा है, कल्पनाएं कर रहा है कि जाकर साधु बन गया है। दूसरी औरत को प्रभा कर करके पुकारना शुरू करता है, तो उसकी पिटाई हो जाती है, जेल में जाता है। यानी तमाम कल्पनाओं के सागर में खोया हुआ रहता है। फिर उसको अगले दिन समाचार पत्र में छपता है कि उसकी माँ बुलाती है कि बेटा तुम घर वापस चले आओ। इस तमाम कल्पनाओं में वो खोया सा रहता है। उसी समय वो जब नीचे उतरता है, देखता है कि दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में वह जा रही होती हैं। उस समय अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, फिर से ट्रेन पकड़ लूं कि छोड़ दूं मैं। ये तमाम कल्पनाओं में वह खोया हुआ ट्रेन चली जाती रहती हैं। चूंकि मुन्नी मर चुकी थी, बार बार उसके सिर में वो चक्कर काट रहा है कि मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई। ये सब सारी बातें वो सोच रहा है। और इधर घर जाए कि न जाए, इन तमाम बातों में सोच रहा था कि वह उसके साथ जो हुआ, नौकरी छूट गई, तमाम तरह की बातें, वह अवसादग्रस्त हो चुका है, दुखी है। तो मानो उसका सिर उसमें चक्कर काट रहा है और ऐसा लगता है कि ये आकाश घूम रहा है, सारा आकाश चक्कर काट रहा है। इस तरह से वह खोया हुआ सा रहता है। और उपन्यासकार राजेंद्र यादव जी ने संपूर्ण उपन्यास कथा वस्तु यहीं पर समाप्त कर देते हैं। यानी एक प्रकार से पाठक वर्ग को यह सोचने के लिए कि सारा आकाश में उस उपन्यास का नायक समर का क्या हुआ, यानी कल्पना को वहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर में यानी वेस्टर्न लिटरेचर में उपन्यास लिखे जाते हैं कि पाठक वर्ग को सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाए कि आगे क्या हुआ समर का, उस प्रभा का क्या हुआ। यानी आजकल के नवयुवकों की सोच को लेखक ने, उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने कहीं न कहीं दिखाने का प्रयास किया। किस तरह से अवसादग्रस्त व्यक्ति या युवक अपने जीवन में, जीवन कल्पनाओं में पढ़ कर करके कभी कभी सुख में जीवन को भी किस तरह दुख में के वातावरण में बदल देता है।
इन तमाम चीजों को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। इसके उद्देश्य या और तमाम चरित्रों के चरित्रण या आने वाले आईएससी में जो प्रश्न होंगे उसका समाधान मैं एक के बाद एक वीडियो में आप लोगों को देता रहूंगा। एक बात याद रखें आप लोग, इसको समय समय पर सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें ताकि इसका आनंद आप सभी लोग प्राप्त करें और बाकी लोग भी इसका आनंद प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।